इमरान खान, जिसका नाम कश्मीर फरोश है, मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया। जिस इंसान ने सारी जिंदगी क्रिकेट ग्राउंड में गुजार दी हो, बल्ले घुमाता था क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उसी बल्ले से इसने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मार मार के अधमुआ कर दिया। तो वादा करो अपने वोट पे पहरा दोगे ना। ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूं। ये किधर से बात आई अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म, लेकिन रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद ये मैं आज आपको असल बात कहना आया हूं, मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। भुट्टो शहीद कहता था कि कश्मीर के बारे में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूं, और खान साहब जब भी मुंह खोलता है कश्मीर के बारे में तो गलती ही करता है। जब वजीर आजम पाकिस्तान कोई रायशुमारी की बात करता है तो उसका असर होता है। अगर वो रायशुमारी रियासत का पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशंस का पॉलिसी है, तो सर आंखों पे, लेकिन अगर आपका आर्ग्यूमेंट मोदी का मौकिफ को तकरीर देता है, अगर आपका मौकिफ पाकिस्तान का और आजाद कश्मीर के मुखालिफों को तकरीर देता है, तो कम से कम आप चुप रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असद करीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने सुना, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात तो होने को जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान से ना सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडरान हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया। एक बार फिर जो आज़ाद कश्मीरी और मकबूजा कश्मीरी का बुनियादी हक़ खुद इरादियत है वो ख़बरों की जीनत एक बार फिर बन गया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर ने इसी सिलसिले में कहा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर को एक सूबा बनाना चाहते हैं। अब इसको ना सिर्फ इमरान खान साहब ने मुस्तरद किया, उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं जानते कि सूबे की हैसियत की बात कहाँ से आई थी, और साथ में 2 रेफरेंडम्स का ऐलान किया। पहला रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा का कहा हुआ करारदाद के ज़रिए जो मंजूर हुआ रेफरेंडम, जिससे नुमायाँ होगा कि कश्मीरी शहरी हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, और फिर उसके बाद एक और रेफरेंडम कि जो आज़ाद कश्मीरी है वो फिर पाकिस्तान से अलग होना चाहता है या पाकिस्तान का एक हिस्सा उस बरकरार हिस्से में रहना चाहेगा। शराजी साहब, ये 2-4 कंट्रोवर्सीज़ हैं सर, और उनका नतीजा ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में जो बेतहाशा मसाइल हैं, जो वहाँ एक वोटर की ख्वाहिश है, वो शायद उस तरह नुमायाँ नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप इस रेफरेंडम की बात पर आएँ, मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि ये ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है, ये हमारा जो बैनुल अक़वामी बयानिया है उससे भी हटकर है। ये रेफरेंडम इशू को किस तरह देखते हैं जनाब? बस अब मौलाना साहब के क्या कहें और शहबाज शरीफ साहब के भी क्या कहें कि या तो उन्होंने करारदादें पढ़ी नहीं हैं, या फिर ये है कि इमरान खान साहब की मुखालफत में उन्होंने एक बयान दागना था तो उन्होंने यही कहना था जो उन्होंने फरमा दिया। ठीक है, वरना तो मेरा ख्याल में जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं बहरहाल वो इस बात की ज़मानत देती हैं कि दोनों अतराफ़ के जो कश्मीर हैं, जो इस वक्त भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, अगर यहाँ पे रेफरेंडम या आप उसे प्लेबिसाइड कहें, जो भी नाम दें, होगा तो उसमें जारी सी बात है उनकी राय को मुकद्दम जाना जाएगा। और बुनियादी तौर पे भारत ने और पाकिस्तान ने इस करारदाद में इस बात पे एग्रीमेंट शो किया है दुरुस्त कि जो फैसला भी करते हैं, और देखा जाए तो जो खान साहब की तकरीर है उसमें उन्होंने यही कहा कि पहले मरहले में जो UN रेजोल्यूशन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि कश्मीरी चाहें तो भारत के साथ चले जाएं, और अगर वो चाहें कि पाकिस्तान के साथ चले जाएं तो पहला फैसला तो उन्होंने ये करना है जो पार्टीशन प्लान के मुताबिक भी ऐसा है। हिंदुस्तान जो उस वक्त था उसकी तमाम रियासतों को ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें या हिंदुस्तान का। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई भाम नहीं है। उससे आगे चल के जो वो बात फरमा रहे हैं खान साहब, वो ये है कि उनकी हुकूमत ये समझती है कि जब कश्मीरी ये फ़ैसला कर लेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है तो हम एक और ऑप्शन भी उनको देंगे
और वो ऑप्शन ये है कि अगर कश्मीर आज़ाद रियासत के तौर पर रहना चाहे तो भी रह सकता है, और अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो मेरा ख्याल में ये जो चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जा रहा है, ये हरगिज़ मुनासिब बात नहीं। और दूसरा, यहाँ पे मैं जो नून लीग है उसके ऊपर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि एक तरफ जो भतीजी साहिबा हैं मरियम नवाज साहिबा, वो इस बात को लेकर तनकीद कर रही हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कश्मीर को सूबा बनाती है तो गोया कि कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म हो जाएगी, उनकी आज़ादी को सल्ब कर रहे हैं जी। और दूसरी तरफ जो उनके चचा साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि अगर उनको ये ऑप्शन दी जाती है कश्मीरियों को कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो ये आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की जा रही है। तो मैं अब बड़ी अजीब सी अब कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं कि एक ही शख्स को आप दो तरह के इल्ज़ाम दे रहे हैं। एक इल्ज़ाम ये दे रहे हैं कि वो कश्मीरियों की आज़ादी को सल्ब कर रहा है, और दूसरा इल्ज़ाम आप उस पर यह दे रहे हैं कि अगर वो कश्मीरियों को आज़ाद रहने की ऑप्शन दे रहा है तो आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। भाई मेरे, आप अपने बयानी के अंदर तो क्लैरिटी लेके आएँ, आपको किसी एक तरफ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि अगर आप करारदाद के स्पिरिट में रहें, करारदाद के अल्फाज के दायरे में रहें, तो दो ऑप्शंस हैं, रियासत पाकिस्तान और रियासत हिंदुस्तान। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये करारदादों में तो नहीं कंटेंट, लेकिन ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शायद एक कदम आगे बढ़कर कहा कि बुनियादी हक़ खुद इरादियत को सामने रखते हुए ये दूसरे रेफरेंडम के ज़रिए सवाल किया जाएगा कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं, या एक सेपरेट आज़ाद रियासत की हैसियत से जीना चाहते हैं। जो बुनियादी नुक्ता है शराजी साहब वो ये है कि हुकूमत वक्त ने सूबाई हैसियत की जो बात है वो ख़त्म कर दी है। जो आपका दहाई भर एक मौक़िफ़ है कि आप रेजोल्यूशंस की रोशनी में इस इशू को देखें, प्लेबिसाइट करें, और फिर प्लेबिसाइट के बाद जो आज़ाद कश्मीरी और मकबूजा कश्मीरी के जो शहरी हैं तब उनका मुस्तकबिल डिसाइड होगा, वो तो अब क्लियर हो गया है। तो अब इस तरह एक जानिब कहना कि हमें रेफरेंडम मंजूर नहीं, दूसरी जानिब कहना हमें सूबाई हैसियत मंजूर नहीं, तो इसमें शराजी साहब आपको कोई तीसरी राह निकलते हुए नजर आती है? नहीं, मुझे तो बड़ा एक को कहते हैं ना कि बड़ा एक क्राइसिस नज़र आ रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप के विजन के अंदर, उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनकी सोच के अंदर, और फिर साथ में इस तरह के जो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं या फिर इस तरह के अहम मामलात हैं, इनको इंतखाबी जलसों में जिस अंदाज में डिस्कस डिबेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोस होता है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो खुद कश्मीरी है ना, तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन तो अगर पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत कोई गलत फैसला करने जा रही है या इस सारे मामले को मिस हैंडल कर रही है तो ये इख्तियार आप कश्मीरियों को दें कि उंगली उठाएं। वो रादर ये है कि आप इंतखाबी जलसों में खड़े होकर एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि सौदा कर दिया, कोई कह रहा है कि मोदी की झोली में डाल दिया, तो ये कोई कह रहा है कि कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है। मेरे ख्याल में आखिरी बात कहूँगा, इमरान खान ने ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करके मैं समझता हूँ कि खुद आज हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस तरह की ऑप्शन कश्मीरियों को दी जाए। वो तो पूरे के पूरे कश्मीर को गस्ब करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस ऑप्शन को लेके आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर दुनिया के इंपॉर्टेंट कैपिटल्स को कहते हैं तो हिंदुस्तान के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। अच्छा जनाब, मैं ज़रा इंतखाब पे भी आना चाहूँगा। शराजी साहब, आप जानते हैं और लोगों ने इस पर भी बेतहाशा तनकीद की है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बहुत ज़्यादा खसूसी मसाइल हैं, कश्मीर स्पेसिफ़िक मसाइल हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, LOC पे जो फायरिंग होती है उससे जो कश्मीरी अफराद शहीद होते हैं उसका मसला हो, कनेक्टिविटी के मसाइल हैं, 3G 4G के, इंटरनेट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिस तरह अभी हमने जिक्र किया, इन सारे मसाइल को सामने रखते हुए सर आपने देखा जो सियासी रवैया है, जो टोन है, वो इतनी ज़्यादा जरहाना हो गई है। गंडापुर साहब ने अभी एक बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बात की, नामुनासिब बात की मरीम नवाज़ साहिबा के मुतालिक। मरीम नवाज़ साहिबा ने इमरान खान साहब के जो साहिबजादे हैं उनके बारे में कोई उसमें भी वो जूइश कंस्पिरेसी आ गई। तो जो एक टोन होती थी बाकी 4 सूबों में, अब आप उसको कश्मीर तक तोसी कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? मेरा ख्याल है बिल्कुल बात पॉलिसी की करें, मसाइल की करें।
मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल आपको चाहिए था कि आप इशू बेस्ड वहाँ पे तकारीर करते और वहाँ के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाता। आज अगर बात करें तो मकबूजा कश्मीर के अंदर सियाहत से लेके पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे दुनिया अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बातें कर रही है, और आप इस कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे रोड्स के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स हैं। और भाई मेरे, इन इश्यूज़ के बारे में आपको चाहिए था कि आप वहाँ पे एक मंशूर लेके जाते, आपके पास एक विजन होता हर जमात के पास कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे, अगरचे नून लीग तो पिछले 5 साल रही है और इससे पहले पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतें रही हैं और 5 हुकूमतें ऐसी रही हैं कि जिनको नून लीग की पुश बनाई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो जमात थी उसको हासिल थी। तो क्या किया आपने मेरे भाई जी? आपको आज के दिन तो कश्मीरियों को ये पैगाम देना चाहिए था कि जो अगली हुकूमत आ रही है बड़े क्लियर विजन के साथ आ रही है और जो आपके बड़े संजीदा मसाइल हैं आपको उनको हल करने के लिए हमारे पास ये प्लान है, बजाय ये बात करने के जो पहले मैंने बात की है कि रादर वहाँ पे आप गद्दारी के और सौदेबाजी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तो जो लोग आपके जलसों में भी आते रहे हैं वो भी मायूस लौटते रहे होंगे कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम की आदत यहाँ पे आई है वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल ठीक, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात कुछ बैन अल-अक़वामी अमूर की। कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अफगान नुमाइंदों ने जो मुलाकात की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से और जो उस पर मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ का बयान है। स्टे विद अस। बैक टू दो राय बात करेंगे बैन अल-अक़वामी अमूर के मुतालिक। अफगानिस्तान जहाँ अमरीकी अफवाज का इनखला देखने को मिल रहा है उसमें हमदुल्ला मोहिब जो कि अफगान हुकूमत के कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने मुलाकात की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से। अब याद रहे हमदुल्ला मोहिब साहब उन हॉक्स में से हैं जो कि कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सबसे संजीदा मसाइल हैं उनकी बुनियादी वजह रियासत पाकिस्तान का दखल देना है और जो तालिबान की इंसर्जेंसी है उसकी भी बुनियादी वजह पाकिस्तान है। इस हद तक कि कुछ जलसों में हमदुल्ला मोहिब ने जो ज़ुबान भी इस्तेमाल की है ना तो उसका किसी सफारतकारी से ताल्लुक़ है और ना तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मज़ीद मुस्तहकम करने से कोई ताल्लुक़ है। अब जो एक नई कंट्रोवर्सी बन गई इस मुलाकात के बाद वो ये कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब रियासत के जो गोल्स हैं, रियासत के जो मकासद हैं उनको सामने रख रहे हैं कि नहीं। मुस्लिम लीग नवाज ने भरपूर दिफा किया ये कहते हुए कि सफारतकारी का यही तो नाम है कि उन अशखास से भी मुलाकात की जाए, उन अशखास से भी बात की जाए जो कि आपसे जो आपके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हों और आपके एजेंडा की भी सख्त मुखालफत करते हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन द अदर हैंड उन्होंने फवाद चौधरी के ज़रिए ये कन्वे कर दिया कि हमदुल्ला मोहिब साहब के साथ ना सिर्फ तमाम रवाबत को रोक दिया गया है लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब इस तरह की मुलाकात करते हैं तो वो पाकिस्तान के जो बुनियादी इंटरेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। ज़रा सुन लेते हैं। एक हिंदुवाता की इंतहा पसंद नज़रिया जो है वो मोदी साहब और उनकी हुकूमत के सामने रहा। इस नज़रिए के साथ जब अफ़गानिस्तान के 2-3 लोग जुड़ जाते हैं और फिर वो नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं तो ये जो सर्कल है ये एक इंतहाई, इससे शकूक व शुबहात भी पैदा होते हैं और इससे एक हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है उसको भी नुकसान पहुंचता है। लिहाजा मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून को इसकी वजाहत देनी चाहिए। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या नवाज शरीफ साहब की इस मीटिंग का मुस्लिम लीग नून की जो CEC है उसने इसकी इजाज़त दी थी? नंबर 2, किन किन लोगों को मालूम था कि नवाज शरीफ की मुलाकात करने जा रहे हैं? नंबर 3, नवाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात का एजेंडा किसके साथ शुरू किया? और नंबर 4, अब ये मुलाकात हो गई है, इसकी जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो शेयर किए जाने चाहिए पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के मीडिया के साथ, ताकि हमें मालूम हो कि इन्होंने आपस में गुफ्तगू क्या की। शिराजी साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लीडरान के बीच मुबाहिसा होता रहा, मुकालमा होता रहा, ताल्लुकात कशीदा से कशीदा होते गए, लेकिन पहले भी मुलाकातें देखने को मिली। जनरल ज़िया उल हक साहब ने
हफीज़ुल्लाह अमीन साहब से मुलाकात की, उससे पहले भुट्टो साहब और दाऊद साहब के बीच ताल्लुकात बरकरार रहे। जब ताल्लुकात बेताशक कशीदा भी थे तो हामिद कारज़ाई और परवेज़ मुशर्रफ के बीच वो जो टेंशन्स थी वो देखने को मिली, लेकिन बात चलती रही। जो अभी तनकीद हो रही है, क्योंकि हमदुल्ला मोहिब साहब आखिरकार ना तो हेड ऑफ स्टेट हैं और कौमी सलामती मुशीर के तौर पे भी जो उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ बयानात फरमाए हैं वो आपके सामने हैं। ये तनकीद आपके करीब, उसमें कितना ज़्यादा वज़न है? अब देखिए, मेरे ख्याल में अगर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा ना हों और रादर नॉर्मल हों तो पार्लिमानी वफूद के तबादले भी होते हैं और रूलिंग पार्टी के अलावा भी लोग जाके सियासतदानों से मुलाकात है, वो एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, यकीनी तौर पे कशीदगी अपने इंतहा पे पहुंची हुई है और सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है और शायद अफ़गानिस्तान से ज़्यादा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इन सारे मसाइल का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। और ऐसे में कि जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अपने लोएस्ट लेवल पे जा पहुँचे हैं और आपने देखा है कि पिछले दिन उज़्बेकिस्तान के अंदर भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पे भी अशरफ गनी साहब ने उस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान को ओपनली ब्लेम किया है कि इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, जिसका फिर इमरान खान साहब ने जवाब भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल में फिर इस तरह की मुलाकातों से या तो एहतराज़ करना चाहिए, अच्छा, या फिर ये है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने, बाकी तो बादशाह आदमी हैं कि वो ये कह रहे हैं कि क्या नून लीग की CAC ने इसकी अप्रूवल भी दी थी। और भाई जिस पार्टी के अंदर बादशाह का एक निज़ाम हो, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या साबिक प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों से पूछेगा कि मैं किसी से मुलाकात करूँ या ना करूँ। लेकिन ये बड़ा जायज़ मुतालबा है कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था। तो मैं समझता हूँ असद अगर वो पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे मिले हैं, पाकिस्तान के लिए सफारतकारी के लिए मिले हैं, तो फिर नून लीग की क़यादत को चाहिए कि इस एजेंडे को बाहर लेके आए। गोया कि अगर वो उनसे मुलाकात करके अफ़गान हुकाम को शटअप कॉल दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी बयानात देने से बाज रहें और पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें, तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि दियार गैर में बैठ के वो भी पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं और एक पड़ोसी मुल्क को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बेहतर अंदाज में चला जाए और पाकिस्तान के ताउन के बगैर अफ़गानिस्तान का मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालम गलोच को सुन रहे हैं और जिस तरह के मनफी बयानात आ रहे हैं उसी तरह के बयानात उन मुलाकातों में बैठ के सुन रहे हैं, तो फिर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर इस तरह की मुलाकातें ना आपको करनी चाहिए और ना ही पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू आपको करनी चाहिए और न सुननी चाहिए। अच्छा, इसमें यही वजह है कि इससे पहले ऐसा एक जुमला इससे पहले भी अब मुझे बताएं, एक तो ये बताएं मुझे कि क्या आज अगर राहुल गांधी इस माहौल में कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इस नहज पे हैं कि हिंदुस्तान ये कह रहे हैं कि शायद जहाँ से आतंकवाद हो रहा है, पाकिस्तान के किसी हुकाम के साथ अगर राहुल गांधी मुलाकात करे तो क्या दिल्ली के अंदर उसको फूलों के हार पहनाए जाएंगे? यकीनी तौर पर इसी तरह के कंसर्न शो किए जाएंगे। और फिर आप खुद कशीदगी के माहौल में अगर संजन जंजाल साहब के साथ जो बिजनेस टाउन है हिंदुस्तान के मरी के अंदर खुफिया मुलाकातें करेंगे तो भाई मेरे फिर सवाल तो उठेंगे। नहीं, लेकिन सर उसको तो नहीं शराजी साहब, उसको तो हमने कोई बिल्कुल ही साजिश का एक बायस बना दिया था ना कि ये क्या मुलाकातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। जब आप मिले हैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हुए या साबिक प्राइम मिनिस्टर होते हुए, भाई मेरे आपको हर मामले के अंदर क्लैरिटी रखनी चाहिए। ठीक है, सही कह रहे हैं, साफ है। अच्छा, इस पे जो इसका दूसरा जाविया है जो मैं आपकी नज़र से गुजारना चाह रहा था, जो ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और आपने देखा इससे पहले भी उनकी अफ़गान लीडरान से मुलाकातें हो चुकी हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया, शायद वो प्रोड्यूसर साहब भी निकाल देंगे उसको, जिसमें वो जो मशहूर ज़माना तस्वीर थी सर, जिसमें जो सेक्रेटरी पॉम्पेयो थे वो खड़े थे अफ़गान तालिबान के सीनियर लीडर के साथ, जिस पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जिस तरह का वो ट्वीट वाज़ेह हुआ, इसी तरह देखने को मिल रहा था कि अफ़गान तालिबान के हक़ में था और अमरीकी ऑक्यूपेशन की मुखालफत कर रहा था।
तो जो आपने बात की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतालिक और नून लीग की नायब सदर के मुतालिक कि आज़ाद कश्मीर पर जो बयानिया था वो यकजहत नहीं था, मुतहद नहीं था, इस पर भी जनाब आपको लग रहा है उस तरह की इत्तफाक राय शायद एक पार्टी डायरेक्शन होनी चाहिए? हालांकि शायद इस पर भी नून लीग के नुमाइंदे ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये भी सफारतकारी का नाम है, हर आदमी से बात करनी चाहिए, बेशक आपका मौक़िफ़ बरकरार रहे। यकीनन यकीनन बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत ने तो हमें तो नहीं लगता कि किसी उनके तर्ज अमल से या उनकी गुफ्तगू से हम अंदाज़ा हो कि वो अफगानिस्तान को डिसंगेज करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि ईद से पहले एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर कोशिश की, जिसमें तमाम अफगान धड़ों को दावत दी गई वो इस्लामाबाद में आए, बैठें, गुफ्तगू करें। उस कॉन्फ्रेंस को भी अगर उसका इनेकाद मुमकिन नहीं हुआ तो इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत अशरफ गनी साहब की, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो नहीं आना चाहते थे। तो अगर आप ये कह भी रहे हैं कि हमें हर किसी को अंगेज करना चाहिए, तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तो कर ही यही रही है। तो आपका ये नुक्ता तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा काबिल गौर है कि जिससे हम कहें कि जी क्योंकि हुकूमत वक्त का तर्ज अमल कुछ और है और आप सजेस्ट कर रहे हैं बड़ी बेहतरीन एक हमें सफारतकारी, भाई मेरे ये तो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फिर एक पैरेलल किस्म का कोई निज़ाम हमें दिखाना चाह रहे हैं कि आप इस मुल्क के फ़ैसले करने के अंदर शरीक होना चाहते हैं, और अगर हुकूमत वक्त आपको स्पेस नहीं दे रही तो आप किसी दूसरे मुल्क में बैठ के भी ये फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई दुरुस्त तर्ज अमल है और इसको किसी सतह पे भी अप्रिशिएट किया जाए। सर, अमेरिकी जो साबिक सदर होते हैं, प्रेसिडेंट निक्सन, प्रेसिडेंट कार्टर, उन सब ने भी इसी तरह के जो सफारती फ़राइज़ अंजाम दिए तो लेकिन असद किसी एक मुलाकात के बाद भी मुझे उस वक्त की हुकूमत होगी वाशिंगटन के अंदर, किसी एक हुकूमत ने भी कंसर्न शो किया हो। इसका मतलब है कि वो सब एक पेज पे होते हुए साबिक सदूर को सफारतकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हुकूमत वक्त आज एतराज़ कर रही है तो उसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत वक्त को ऑन बोर्ड दिए बगैर ये सारा इस आखिरी नुक्ते पे कोई दो राय नहीं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। दो राय बात करेंगे इस्लामाबाद शहर में जो एक बेतहाशा तशवीशनाक वाक़या देखने को मिला। अब कोई भी फौजदारी का केस हो, उसमें पहला असूल ये होता है, अगर सब जुडिस है, अदालती कार्रवाई जारी है, कि बहुत बड़ी प्रोनाउंसमेंट्स टीवी के ज़रिए ना दी जाएं। इश्यूज़ इस तरह हसास होते हैं और उनको उसी तरह उनके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो एक खसूसी केस है, इसने ना सिर्फ मुल्क के हर शहरी के दिल को हिला के रख दिया है, लेकिन ये भी देखना होगा कि उसके बाद जो एक तरह से मुबाहिसा वाज़े हुआ, जिसमें ना तो जिस शख्स की ज़िंदगी गई थी उसके हक़ की बात की गई, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई, उसके मुस्तक़बिल की बात की गई, लेकिन जो अक्यूज़्ड था, जो प्रिंसिपल अक्यूज़ था, उसके क्या बुनियादी हकूक़ थे, उसका ज़हनी तवाज़ुन क्या था, उसकी मेंटालिटी क्या थी, समाज के क्या असूल होते हैं, उनको सामने रखते हुए एक तरह से इस बात की दिफा की गई। और ये ना सिर्फ इस समाज के लिए, इस माशरे के लिए एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रुझान है, इसका भरपूर मुकाबला करना होगा। जो नूर मुकद्दम थी, उनके वालिद साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं, शौकत साहब, उनकी ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं और इस बात को एडमायर करते हैं कि किस सब्र से, किस तहम्मुल से और किस क्लैरिटी से उन्होंने अपनी बात सामने रखी। जरा सुन लेते हैं। ये एक क्रिमिनल माइंड का आदमी है, ये कोई वो नहीं है, मजनून या वो पागल नहीं है, क्योंकि एसएसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये कोई पागल नहीं है, ही वाज इन सेंसेस। तीसरी बात, ये एक कंफर्म बात है कि इसकी माँ की क्लिनिक में ये एक थेरेपिस्ट है, रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट। अगर ये पागल आदमी है तो कोई रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इसके कंपनी में वो डायरेक्टर है, ही इज ए डायरेक्टर ऑफ द ब्रांड डायरेक्टर। तो कोई ब्रांड डायरेक्टर पागल हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अगर है और उसको लगाया तो माँ बाप भी एकम्प्लिस है, माँ बाप भी इसके साथ जुर्म में शामिल है, ठीक है। इंशाल्लाह पूरी अपनी इस्तात इस्तेमाल करेंगे और
हर सूरत आपके साथ स्टेट खड़ी होगी। अब जिस तरह अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी और जिस तरह इस्तगासा आगे बढ़ेगा तो मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मंजर आम पे आया है वो मेंटल इलनेस के हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए। जनाब शराजी साहब, ये जो एक इदारा है थेरेपी वर्क्स, जिनका अभी ये साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम साहब भी जिक्र कर रहे थे, वो ना सिर्फ सबको कह रहे हैं कि जी हम डेफमेशन के ज़रिए आएंगे आपके पीछे, हमारे बारे में इस तरह बातें ना करें, लेकिन अब आप इस पे जो समा के भी जो रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है वो भी उठा के पढ़ लें। ये बात वाज़ेह है सर कि एक बेतहाशा गैर ज़िम्मेदाराना अदारा, जिसके ना तो उन बैनुल अक़वामी अदारों से एक्रेडिटेशन थी, जिसका वो बार बार कह रही थी कि हम एक्रेडिट हुए हुए हैं, वो नहीं थे। उन बैनुल अक़वामी अदारों ने भी कहा है कि हमारा इस अदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने इस तरह के शख्स को ना सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक तरह से एक लाइसेंस दिया, लेकिन इन तमाम लोगों को रसाई हासिल थी। तो ये किस तरह देखते हैं जनाब इस सारे इशू को, और क्या हमें जिस तरह ये मेंटल इलनेस, मेंटल थेरेपी, ये जो सारा एक इशू है उसको मज़ीद रेगुलेट नहीं करना चाहिए? ये किस तरह हो रहा है? यकीनन मेरा ख़्याल में बड़ा इस वाक़े के बाद तो इसकी अहमियत दो गुना हो गई है कि इस सारे प्रोसेस से जुड़े लोग, पहले तो ख़ुद उनके बारे में देखा जाए कि वो कितने खुद मेंटल हेल्थ उनकी खुद अपनी किस तरह की है। और जाहिर सी बात है ये कत्ल कोई आम कत्ल तो नहीं है। जिस तरह आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी असद, मैं सर उसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहता फॉर ऑब्वियस रीजंस। जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरह अजियत दे के और जिस तरह एक टॉर्चर करके आप किसी को उसकी जान लेते हैं जी, तो उससे तो लगता है कि ये शख्स, जाहिर सी बात है, किसी न किसी इस तरह के प्रॉब्लम का खुद शिकार था कि जो लोगों की थेरेपी करने के अमल में मसरूफ़ थे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो पुलिस बिल्कुल एक तो जो एक अच्छी राह अपना रही है वो ये कि इस मुलज़िम का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी कंखाला जा रहा है, क्योंकि अब बातें कुछ ऐसी भी ऐसा हो रही हैं ना कि मुल्क के अंदर एक बहरहाल क़सास व दियत का एक कानून मौजूद है, और हमें देखा है कि इससे पहले भी सिंध के अंदर कुछ 62 लोगों ने इस तरह कत्ल किए थे, तो बाद में इसी तरह क़सास व दियत का सहारा लेके तो मुलज़िम फिर बाहर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ रही है, और अगर माजी में भी मुलज़िम इसी तरह की बिहेवियर का एक तरह से तर्ज अमल का रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर अदालतों को भी इस शख्स को, इस कानून को फिर अलहदा रख के इसकी कन्विक्शन होनी चाहिए, और इस तरह की रियायत ऐसे शख्स को हरगिज़ नहीं मिलनी चाहिए कि क़सास व दियत के कानून के तहत वो फिर निकल जाए। ऐसे अशख़ास को फिर खुला छोड़ना यकीनी तौर पे माशरे के लिए बड़ा एक तबाहकुन हो सकता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा असद, इसमें जो एक और क्रिटिसिज्म आ रहा है मकतूला के बारे में कि वो वहाँ पे क्यों मौजूद थी, वो वहाँ पे क्यों गई। और भाई मेरे, इससे पहले भी आपको याद होगा मोटरवे के ऊपर एक हादसा हुआ था जिसमें उधर कौन सी तनकीद बनती है? सही है। उस आप देखें ना, ये आप क्या मतलब है कि आप इस मुल्क के अंदर आप खवातीन को ये कह रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकलें, वो कुछ करें ना, गोया के मर्दों को आप खुला लाइसेंस दे रहे हैं कि वो जो भी करना चाहे करें, और अगर औरत घर से बाहर कदम रखेगी तो गलती उसी की तस्वर होगी। ये कुछ व्लॉगर्स हमारे, कुछ और इस तरह के लोग तनकीद कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की गुफ्तगू करते हुए कि जब आप अब मरने वाले के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू करें। भाई मेरे, हर शख्स को ये बुनियादी हक हासिल है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं मूव कर सकता है, किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जुल्म करने वाले के साथ खड़े हों और इसको बुनियाद बनाए कि औरत घर से। इसमें जनाब एक जो आखिरी चीज़, क्योंकि हमारा ज़रा वक्त कम हो रहा है, चाहे शाहरुख जतोई हो, रेमंड डेविस हो, ये जो सारा वाक़या हुआ था कशमाला तारिक वाला, इन तमाम इशूज़ को सर जब आप देखते हैं, कंदील बलोच का जो भाई था, इसमें आदमी इंतज़ार करता है। जो शुरू में आउटरेज होती है, गम और गुस्से की लहर होती है, वो जब ख़त्म हो जाती है तो आखिर में ये एक केस रह जाता है जिसको आप समझौते के ज़रिए, दियत के ज़रिए निपटाना चाहते हैं। और शाहरुख जतोई के केस में तो सर हमारे पास वो रिपोर्ट्स हैं जिसमें किस तरह उनको डराया और धमकाया गया था शाहज़ेब खान के वलियों को।
तो इस केस में भी शायद तो नहीं बल्कि बगैर किसी शक के मीडिया को भी देखना होगा, जो आपके तफ्तीश करने के अदारे हैं, जो आपका इस्तगासा है, आपकी पुलिस है, उन्होंने भी उसी तरह इस चीज़ को मॉनिटर करना होगा कि इस तरह का कोई इशू ना सामने आ जाए, दियत का गलत तौर पर इस्तेमाल ना हो। और इसमें शराजी साहब, अगर आप शरीयत एपलेट बेंच के फैसले को भी सामने रखें तो ये उस फैसले के रोशनी में इस कानून को ठीक तरह से नहीं बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी इस कानून को देखना चाहिए जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत देख रही थी, और इसमें उस तरह की तरामीम कर ले कि आप गलत तौर पर इस्तेमाल ना करें, वलियों को डरा के धमकाने के ज़रिए आप इस तरह एक तरह से यू आर पुटिंग अ प्राइस टैग ऑन मर्डर। सर, माशरे का कोई माशरा इस तरह नहीं चल सकता जब आप इसी तरह जो आपके सबसे आपका अमीर और मुअस्सर तबका है वो इतने संगीन मर्डर केसेस के बीच में से निकल जाता है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर अब ज़्यादा से ज़्यादा वसी होती जा रही है। स्टे विद अस। बैक टू दो राय। बात करेंगे मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की चौथी लहर, अब एक बार फिर उसकी जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, और NCOC ने भी एक बार फिर कहा है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्त अमल दरामद करना चाहिए। मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन हो रहे हैं। ग्वादर में तो एक बहुत ज़्यादा संजीदा 2 हफ्तों का लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। जनाब शराजी साहब, हमने डेल्टा वेरिएंट की भी बात की है इस प्रोग्राम में, लेकिन आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं, और डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी ये बात की इस प्रोग्राम पे कि ये एक तसलसल है, इससे आपने मुकाबला करना है और हरगिज़ कंप्लेसेंट नहीं होना कि ये चीज़ कहीं चली गई है, ख़त्म हो गई है और आप SOPs या एहतियाती तदाबीर को फॉलो ना करें। किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल में वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने यही कहा था कि जब तक एक भी मरीज़ दुनिया में मौजूद है तो समझें कि मर्ज़ अपनी जगह पे मौजूद है जी। और इसका स्प्रेड फिर ये है कि कभी भी तेज़ हो सकता है। तो मेरा ख्याल में हमें इस बात का इदराक होना चाहिए और इसी को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम बार बार कहते रहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी कमज़ोर मईशत है, इस मईशत के अंदर इस तरह के बोझ सहारने की ताकत नहीं है। दुनिया की बड़ी मईशतें भी बड़ी बुरी तरह हिल के रह गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को बिलखसूस, और हुकूमत, ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के एंड पे तो हम कह सकते हैं कि बीच में शायद वैक्सीन के अवेलेबिलिटी के हवाले से इशूज़ थे, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लेकिन अवाम को थोड़ा सा देखना चाहिए। अब कब तक ये करते रहेंगे? हर जब लहर आती है उसमें हमें अपने तमाम निज़ाम को बंद करना पड़ता है, तो हमें थोड़ा सा दुनिया की तरफ देखना चाहिए। यूरोप के कई ममालिक हैं, ख़ुद अमेरिका को देख लें, जहाँ भी वैक्सीनेशन का परसेंटेज असद 40, 50, 60 तक चला गया है, वहाँ पे कम से कम अब ये लॉकडाउन की और इस तरह के पाबंदियों की ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ चल रही हैं, लोगों को बिलखसूस पढ़े लिखे लोगों को तो उसके ऊपर कान नहीं धरना चाहिए। चाहे जाए कि हुकूमत को अब ये कहना पड़े कि हम आपके मोबाइल सिमें ब्लॉक कर देंगे, हम आपकी तनख्वाहें रोक देंगे, आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। भाई मेरे, दुनिया में जहाँ भी लोगों ने वैक्सीन ली है वहाँ पे इस पेंडेमिक की सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। इसमें कोई शक नहीं है कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है, और जिस तरह आपने कहा कि भारतीय वायरस, डेल्टा वायरस जिसको कहा जाता है, वो अब मौजूद है, जिसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी फास्ट है और वो ज़्यादा लीथल भी है। तो एक तो ये है कि जो SOPs वज़ा कर दिए गए हैं, हमें चाहिए कि जब हमारी मार्केट्स खुल जाएँ, हमारे स्कूल्स खुल जाएँ, तालीमी इदारे खुल जाएँ, जब हमारे रेस्टोरेंट्स को ओपन कर दिया जाए, तो क्या इसमें क्या हर्ज है कि हम जब मास्क कहा गया तो मास्क पहने। हम अगर कहा गया है कि हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए तो करनी चाहिए। मैं तो कल परसों किसी तरह कारोबारी मरकज़ में गया औसत, और मैंने उसके मालिक से कहा है कि आपके आउटलेट के अंदर इतने लोग आए हुए हैं, उनमें से कुछ लोग छींक भी रहे हैं और उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, और कल को जब ये स्प्रेड बढ़ जाएगा तो हुकूमत के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि कारोबार बंद कर देंगे। तो कल फिर आप मुजाहरा कर रहे होंगे जी जुल्म हो गया,
कारोबार बंद कर दिए गए हमारे। तो भाई मेरे इन SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना आपकी भी जिम्मेदारी है। जब कोई आपकी शॉप में आए तो आप उनसे कहें कि भाई मेरे मास्क पहन के आएँ, तो लोग नहीं परवाह कर रहे ना। तो हमें हुकूमत को तनकीद ज़रूर करें, लेकिन सबसे बड़ी तनकीद अवाम पे बनती है कि जब कह दिया गया है अब चौथी लहर है, अब तो कोरोना हमारे लिए इतना अजनबी नहीं रहा, हमें पता है कि इसका स्प्रेड कैसे होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा मेजर लगता है मुझे कि अब एक ही सोर्स वही है कि अगर आप एक दूसरे के करीब होंगे और अगर आपने एहतियात नहीं बरती तो दिस इज़ द मेजर सोर्स। और उसके बाद भी आप ना तो मास्क पहनते हैं, आप ईदों पे गले भी मिल रहे हैं, आप हैंडशेक भी कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम किसे इल्ज़ाम दें। तो मेरा ख्याल में अगर अपना कारोबार हमने बचाने हैं और अपने आप को इस हलाकत से बचाना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि हुकूमत के एंड पे जो आगाही थी वो दे दी गई है, हुकूमत के एंड के ऊपर जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कर दी गई है। अब ज़्यादा काम है आवाम का, जिनको बता दिया गया है कि जो आप ये काम करेंगे तो इससे बच भी सकते हैं, खुद भी बचेंगे, अपने कारोबारों को भी बचा सकते हैं। हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। जैसे शराजी साहब ने कहा, जो इनफरादी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं होगी तो मजमूई तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं हो पाएगा। तो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद पूरी तौर पर करना चाहिए। इसी पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। इजाज़त दें, कल तक खुदा हाफ़िज़।